तो स्लाइड स्कोप की टीम ने गिटहब के ऊपर एक प्रोफाइल बनाई और उस प्रोफाइल में हम यहाँ पे कुछ रिपोजिटरीज बनाते हैं जहाँ पे हम कुछ ऐसे डेटा सेट्स अपलोड करते हैं जो आप लोग प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ डेटा सेट आप देख रहे हैं कि 5 साल 6 साल पहले के हैं और कुछ अभी रिसेंटली, और हम हमेशा इसको अपलोड करते रहते हैं। लास्ट वीक भी किया हमने। तो इसी तरीके से जब कभी आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है तो आप यहाँ से आके रिपोजिटरीज का एक सेक्शन आता है, उस रिपोजिटरीज के सेक्शन में आके एक न्यू रिपोजिटरी बना लीजिए और इस रिपोजिटरी का नाम जैसे आपने रख दिया, जैसे हमने यहाँ पे रख दिया आर्टिसन सेल्स डेटा। ठीक है, यहाँ पे आर्टिसन सेल्स डेटा रख दिया। यहाँ पे हम लिख देंगे 5 tables of artisans sales data in CSV फॉर्मेट। और आप अच्छे से इसकी डिटेल लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है। अगर आपको इसको प्राइवेट रखना है, सिर्फ आप देख सके लॉगिन करके, आप वो रखिए। पब्लिक है तो पब्लिक। तो अगर हमें सभी स्टूडेंट्स को कोलैबोरेटिवली किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कराना है तो बजाय इसके कि हम सबको एक एक करके वो CSV फाइल्स शेयर करें, हम लोग ये भी कर सकते हैं कि हम पब्लिकली यहाँ पे ऐड कर दें। ये जो रीड भी फाइल होती है ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन देने के लिए होती है प्रोजेक्ट के, और लाइसेंस होता है कि जो ये फाइल हैं इनको आप किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। ये अलग अलग लाइसेंस हुए, जैसे इसमें MIT लाइसेंस है, अपाचे। बेसिकली यहाँ पे होता है कि अगर आप औरों को एक्सेस दे रहे हो कि नहीं इस फाइल को यूज करने का। अभी हम लोग इसको सिंपली एक रिपोजिटरी क्रिएट कर देते हैं। आप जब भी किसी पब्लिक डेटा सेट को या किसी भी डेटा सेट को ऑनलाइन डाउनलोड करते हैं तो आप उसका लाइसेंस जरूर पढ़ लीजिए। कई बार लाइसेंस में लिखा होता है कि आपको क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है उस फाइल के साथ या उन फाइल्स के साथ। और कई बार उनका होता है कि आप इसको फ्रीली यूज करिए पर हमें एट्रीब्यूशन दे दीजिए, मतलब जो उसका ओरिजिनल ऑथर है उसे बता दीजिए। तो ये सब आप कर सकते। अब रिपॉजिटरी क्रिएट होने के बाद यहाँ पे हम अपलोड एग्जिस्टिंग फाइल करेंगे। हम कोई यहाँ पे प्रोग्रामेबल फाइल नहीं बना रहे, ऑल्दो आप यहाँ पे पाइथन, PHP, Node.js एनी टाइप ऑफ फाइल यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। पूरा प्रोजेक्ट अपलोड कर सकते हैं अपना। अगर आपने एक फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाया वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली कुछ CSV फाइल्स ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ हम अपलोड एन एग्जिस्टिंग फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर देंगे। अपलोड पे क्लिक करने के बाद अब ये चूज करने की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास कुछ 5 ऐसी आर्टिसंस की फाइल्स हैं, आर्टिसन ऑर्डर्स डेटा की। हमने वो पांचों फाइल, जिसमें एक फाइल में प्रोडक्ट्स की जानकारी है, एक में ऑर्डर डिटेल्स है, एक में आर्टिसन और प्रोडक्ट के बीच में लिंकिंग है, एक में कस्टमर्स हैं, एक में आर्टिसंस के नाम हैं। और ऐसे में आप देख सकते हो सप्लायर का भी नाम होता है, एम्प्लॉय का भी नाम होता है, कहीं कहीं शिपर का नाम होता है। तो इस तरह के टेबल्स हो सकते हैं। प्रोडक्ट कैटेगरी का एक टेबल हो सकता है। तो ऐसा हम लोगों ने एक नॉर्थविंड डेटा सेट भी पढ़ा है जिसमें 8 टेबल होते हैं, जैसे ऑर्डर, ऑर्डर डिटेल, कस्टमर, कैटेगरी, प्रोडक्ट्स, सप्लायर और शिपर और एम्प्लॉय। ऐसे तो यहाँ पे 5 है। और फिर कमिट आप क्या कर रहे हो, अभी हम फिलहाल सिंपली कमिट चेंज करके यहाँ पे ये एज ए सारी फाइल हमने अपलोड कर दी। नेक्स्ट हम गूगल कोलैब ओपन करेंगे। सो हम लोग लास्ट अपने 2 क्लासेस में हैंडलिंग मिसिंग डेटा पढ़ रहे हैं।
हम आज उस पे कुछ काम करते हैं कि हम देखते हैं कि ये जो फाइल्स हैं क्या इनमें वाकई में है मिसिंग डेटा है, और है तो उसे कैसे हम गैस करें या क्या कर सकते हैं हम। अभी अगर हम इस गिटहब रिपोजिटरी को या इस गिटहब को करते रीलोड, तो यहाँ रिपोजिटरीज आएंगी और ये हमारी लेटेस्ट रिपोजिटरी यहाँ पे आ गई। हमने यहाँ पे आर्टिसंस ईडीए प्रोजेक्ट नाम से लिखते हैं, और इसके बाद आज हम लोग सबसे पहले हैंडलिंग मिसिंग डेटा कर रहे हैं, या एक्सप्लोरेटरी ईडीए को हम एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करते हैं कि एक्सप्लोर कर रहे हैं डेटा में क्या है, कौन सी मिसिंग वैल्यूज हैं, कौन सी नहीं है। थोड़ा हम लोग एआई का भी यूज देखेंगे यहाँ पे कि हम कैसे ले सकते हैं। नाउ सबसे पहले तो हम वो लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेंगे जो ज़रूरी होती हैं, जैसे इंपोर्ट पांडाज एस पी डी, इंपोर्ट नमपाई एज एन पी, और अगर हमें आगे ग्राफ्स वगैरह बनाने होंगे तो इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एस पी एल टी, और थोड़े और एडवांस ग्राफ बनाने तो इंपोर्ट सी वॉन्स एज एस एन एस, और वार्निंग में फिल्टर वार्निंग करके हम इग्नोर कर देंगे, अगर कोई वार्निंग है तो अभी इग्नोर कर देंगे। तो ये हम रन करेंगे तो अपने आप हमारा प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट से कनेक्ट हो जाएगा। तो अगर कोई प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन हमें दिया होता है तो उसमें कई बार लिखा होता है कि मिसिंग वैल्यूज हैंडल करिए, डेट टाइम को फॉर्मेट करिए, कैटेगरीज को नॉर्मलाइज करिए, और अगर डुप्लीकेट्स हैं तो उसे रिमूव करिए। तो ये डेटा क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग स्टेज होती है। तो सबसे पहले हम डेटा लोड करते हैं सारे डेटा सेट्स को। अब यूजुअली जब हमारे पास एक ही टेबल होती है तो हम उसे डीएफ नाम से बुला लेते हैं, डेटा फ्रेम, और यहाँ पे हमारे पास कई टेबल्स हैं। तो सबसे पहले हम इस पे क्लिक करके न्यू फाइल ओपन करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये आर्टिसंस का डेटा है और यहाँ पे कुछ मिसिंग वैल्यूज हैं। यहाँ पे हम रॉ पे क्लिक कर देंगे तो ये उसका रॉ फॉर्मेट मिलेगा, एक सीएसवी फाइल मिलेगी, इसको कॉपी कर लेंगे और हम यहाँ पे लिख देंगे, चाहे हम ए भी लिख सकते हैं, ए माने हमें पता होगा आर्टिसंस है, या हम ऐसे लिख देते हैं आर्टिसंस, और pd.read.csv में हम वो जो पूरा फाइल पाथ हमने कॉपी किया है वो ले लेंगे और देखेंगे कि आर्टिसंस जो है अभी कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि आर्टिसंस के अंदर 30 आर्टिसंस है। हम यहाँ पे डॉट हेड भी लगा सकते हैं, और डॉट हेड लगाने के बाद हमें दिखेगा ऊपर से 5। अब अगर हम लिखते हैं आर्टिसंस डॉट इन्फो, तो एक ये मेथड आप हमेशा रन कीजिए जब आप पांडास के थ्रू प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं या रन कर रहे हैं। इससे मैंने आपको बताया था क्या पता चलेगा कि अभी कौन सा इंडेक्स है, और जो अब जैसे यहाँ पे 3 कॉलम है तो ये हमें बता रहे कि आर्टिसन आईडी में एक भी आईडी मिसिंग नहीं है क्योंकि ये प्राइमरी की है, पर आर्टिसन नेम में 28 नॉन नल है और रीजन में भी 28 नॉन नल है। जैसे कुछ केस में आपको दिख रहा है रीजन मिसिंग है, कुछ केस में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आर्टिसन का नाम ही मिसिंग है। तो जहां पे इस टाइप का डेटा सेट है, जैसे जब हम टेम्परेचर को गेस कर रहे थे या वेदर कंडीशन को गेस कर रहे थे, तो वहां पे एक गेस वर्क पॉसिबल था, पर आप किसी का नाम कैसे गेस कर सकते हो।
तो ऐसे सिचुएशन में और हमें दिख रहा है केवल 2 ही 3 वैल्यूज मिसिंग है, तो ऐसे केस में एक क्लीनिंग के लिए हम क्या करते हैं, हम ऐसे भी लिख देते हैं ड्रॉप एन, जिसमें एक तरीका होता है। तो इससे हमें दिखने लगा कि अब आप देख रहे हो कि अगर ड्रॉप एन में कहीं पे भी रीजन मिसिंग था या फिर कहीं पे भी उसका नाम मिसिंग था, तो हम उसे ड्रॉप कर सकते हैं। ये है दूसरी चीज, भाई उसकी आईडी तो पता ही है और आईडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक और टेक्निक हो सकती है कि आर्टिसंस डॉट फिल एन में हम लिख दें अननोन, है ना। उसे ड्रॉप करने की जगह हम लिख दें अननोन, नहीं पता भाई कौन है ये, ठीक है, कोई अननोन रीजन है। ये दोनों ही तरीके आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 तरीके हैं। तो हम इस अननोन वाले तरीके को यूज करेंगे। और मैंने आपको एक चीज और भी सिखाई थी कि अगर मान लीजिए फिल एन करते वक्त हमें आर्टिसन नेम में कुछ और नाम भरना है और रीजन में कुछ और भरना है, तो हम यहाँ पे एक डिक्शनरी भी बना सकते हैं। उस डिक्शनरी के हम की में लिख सकते हैं उस कॉलम का नाम, कि आर्टिसन नेम में लिख सकते हैं नो नेम। ऐसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, नो नेम नहीं पता, ठीक है। और रीजन में मान लीजिए हम लिख देते हैं अननोन। तो इस तरीके से जो हैंडल मिसिंग होगा वो कॉलम बाय कॉलम होगा। तो यहाँ पे नो नेम लिख के आ गया होगा ये नाम में, जहां जहां नाम नहीं है। और ये ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि आगे आप देखेंगे तो इन आर्टिसंस के बदले कुछ ऑर्डर भी आए, ओके। ये कुछ ऑर्डर्स हैं, तो इन ऑर्डर्स में क्या है, उन आर्टिसंस के भी कुछ ऑर्डर्स होंगे। तो अगर हम उनको ही हटा देंगे तो हमारा जो कॉलम मैपिंग है, जो हम डेटा मॉडल बनाएंगे चाहे पावर बीआई के थ्रू, या इवन हम अगर आगे एक चैप्टर सीखेंगे पाइथन पांडास में मर्ज नाम का, कि वी कैन मर्ज ऑल ऑफ देम टुगेदर टू जनरेट अ फाइनल डेटा सेट, तो वो भी मिसिंग हो जाएगा। तो इसीलिए हम ये वाला तरीका रखेंगे। अभी क्या है कि जब अभी मैंने सिर्फ जब उसको रन किया है तो उसने मुझे एक स्नैपशॉट दिखाया कि भाई ऐसा रन करने पे आपका डेटा सेट ऐसा दिखेगा। अगर आपको चाहिए कि अब मैं आर्टिसंस में इस चीज को भर दूं, तो हम एक चीज और भी कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं आर्टिसंस क्लीन। एज अ बिगनर आप ऐसा कर लीजिए। तो आपके पास हो गया कि भाई हमने एक को क्लीन कर लिया, ठीक है। और अब हमारे पास एक डेटा सेट है आर्टिसंस क्लीन। अब आपको एक छोटा सा यहाँ पे मैं चीज दिखाता हूँ एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस पर्पस से, कि आप एक डेटा सेट लीजिए। इस डेटा सेट में सभी कॉलम्स कैटेगोरिकल हैं। जैसे ये आईडी और नाम तो एक आइडेंटिटी कॉलम है, एक रीजन ही एकमात्र ऐसा कॉलम है जो हमारे मतलब का है। तो ऐसे केस में हम जानना चाहते हैं हाउ मेनी, या एक सिंपल हम जानना चाहते हैं काउंट ऑफ आर्टिसंस पर रीजन। तो इसके लिए मैं आपको एक मेथड सिखा रहा हूं, और वो मेथड उसने खुद ही सजेस्ट कर दिया, वैल्यू काउंट्स, ठीक है। इसके लिए और ये याद रखिए वैल्यू काउंट्स केवल सीरीज पे काम करता है। तो मैं यहां लिख देता हूं वर्क्स ऑन सीरीज नॉट डेटा फ्रेम। तो सब सीरीज का
और सीरीज भी ऐसे कैटेगोरिकल हो तो ज्यादा बेटर है। भाई यहाँ पे हमें दिख रहा है 30 आर्टिसंस हैं, मगर रीजन वही 5 है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और अननोन। हम जानना चाहते हैं कि हर एक रीजन के टाइप की कितनी कितनी वैल्यू काउंट है। तो ये मेथड होता है वैल्यू काउंट्स। तो इसका तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप एक कॉलम सेलेक्ट कीजिए। तो इसके पहले हम आगे बढ़े, हम आपको एक चीज और सिखाना चाह रहे हैं, हम लोग यहाँ पे एक चीज और सीखते हैं कि यहाँ पे हमें कोड सेल ऐड करते हैं। जो हमारे पास आर्टिसन क्लीन नाम का डेटा है, अगर हमें इसमें से केवल एक कॉलम सेलेक्ट करना हो तो हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उस कॉलम का नाम। ठीक है, तो ये केवल एक कॉलम सेलेक्ट होगा और ये आउटपुट, दिस इज सीरीज आउटपुट। एक कॉलम को जब आप एक स्क्वायर ब्रैकेट के साथ सेलेक्ट करते हैं तो ये एक सीरीज आउटपुट होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम उसी सेम चीज को दो कॉलम के साथ सेलेक्ट करते हैं, दो स्क्वायर ब्रैकेट के साथ सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंस देखो, छोटा सा ही डिफरेंस है। यहाँ पे हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे हमने दो स्क्वायर ब्रैकेट लगाए। टू स्क्वायर ब्रैकेट्स मींस 2D। मैंने बताया था सीरीज 1D होती है, वन डायमेंशनल होती है, और डेटा फ्रेम 2 डायमेंशनल होता है। यानी यहाँ डेटा फ्रेम आया है हमारे पास। ठीक है, तो आर्टिसंस क्लीन के अंदर ये हमारा एक डेटा फ्रेम है। तो अगर हमने दो स्क्वायर ब्रैकेट लगा के सेलेक्ट किया तो बनेगा डेटा फ्रेम। अभी ये एज अ डेटा फ्रेम रीड हो रहा है, और हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा के सेलेक्ट किया तो ये बनेगा सीरीज। ये छोटा सा नोट आप लिख लीजिए। विकास एंड सचिन एंड शाद, आपको समझ में आ रही है बात? याद रखिए ना, एक स्क्वायर ब्रैकेट से जब एक कॉलम उठाते हैं तो वो एज अ सीरीज आता है, 1 डायमेंशनल। ओके, सीरीज आउटपुट 1D। और अगर हम दो स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उठाते हैं तो आता है। दो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज क्या होता है? अगर मान लीजिए मुझे एक से ज्यादा कॉलम पिक करने हो तो हम लोग एक्चुअली दो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। मान लीजिए हमें यहाँ रीजन और आर्टिसन आईडी भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉलम के वो ले लेते हैं एक बार। ठीक है, आर्टिसन आईडी, और जिस तरह से केस में लिखा है उसी तरीके के केस में हम यहाँ पे लिख देंगे। तो दो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने अगर दो कॉलम के नाम दे दिए, सो ये आपका ये जो डेटा होएगा ये फिर भी एक डेटा फ्रेम ही रहेगा। आप यहाँ 3 लिख दो, 50 लिख दो, तो आप बस ये याद रखना, दो स्क्वायर ब्रैकेट मतलब डेटा फ्रेम, और डेटा फ्रेम में हम मल्टीपल कॉलम्स सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एसक्यूएल होता है, तो एसक्यूएल में हम लिखते हैं सेलेक्ट रीजन कॉमा आर्टिसन आईडी फ्रॉम आर्टिसंस क्लीन, कंसिडरिंग कि इस टेबल का नाम आर्टिसंस क्लीन है। तो जैसे एसक्यूएल में हम ये करते हैं, ये उसी का इक्विवेलेंट है, मल्टीपल कॉलम उठाना। ठीक है, और ये यहाँ पे हम एक कॉलम उठाते हैं। तो एसक्यूएल में ऐसा नहीं होता है कि एक कॉलम उठाया तो वो सीरीज है, दो कॉलम या दो से ज्यादा उठाए तो डेटा फ्रेम है। इट्स नॉट इन एसक्यूएल, पर यहाँ पे होता है। तो हम लोग जो ये मेथड पढ़ रहे हैं, ये हाँ बताओ शायद। क्लीन जो लगाया है वो रीजन पे काम क्यों नहीं कर रहा है सर? क्या आर्टिसन मतलब? पर ही काम कर रहा है। ये जो क्लीन लगाया ना, तो
आर्टिसन जो मैंने मेन क्लीन फीचर लगाया है। नहीं है, तुम कंसेप्ट नहीं समझे। मैंने जो क्लीन किया उसमें एक में नो नेम लिया, एक में अननोन लिया, ठीक है। मैंने कहा कि आर्टिसन के नाम में अगर नाम नहीं है तो वहां नो नेम लिख दो, जैसे यहां, ठीक है, यहां। ओके। और अगर रीजन में रीजन भी मिसिंग है तो रीजन में लिख दो अननोन, ठीक है। ठीक है। ये, और फिर इस पूरी बात को एज आर्टिसन क्लीन सेव कर लिया। और यही हमारा स्टेप है, हैंडल मिसिंग वैल्यूज। यहां पे कोई डेट टाइम तो है नहीं, तो हम अभी वो बाद में देखेंगे, ठीक है। फिर मैंने जी। एक छोटा सा कंसेप्ट बताया कि अगर हम एक सिंगल कॉलम को ही पिक करना चाहते, मेरे डेटा सेट में मान लीजिए 50 कॉलम्स हैं। हम लोगों ने कितने सारे डेटा सेट पढ़े ना, जहां पे मतलब 40-40, 50-50, 100-100 कॉलम्स भी होते हैं। तो हम किसी एक कॉलम को अगर एनालाइज करना चाहते तो हमें उस कॉलम को उठाने के लिए एक स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा, जैसे हम डिक्शनरी में कोई की उठाते थे, राइट। तभी तो यही करते थे, डिक्शनरी की उठाते थे, उसकी सारी वैल्यूज उठ जाती थी या उसकी वैल्यूज उठ जाती थी, वैसे ही यहां पे हुआ। पर अगर हम वही चीज 2 डायमेंशन के साथ करते हैं तो ये डेटा फ्रेम होता है। ये चीज आपके आगे काम आएगी अगर आप मशीन लर्निंग मॉडल्स वगैरह बिल्ड करोगे। तो कई एल्गोरिदम्स ऐसी होंगी जो कहेंगी कि डेटा सेट सिंगल कॉलम दो मगर 2 डायमेंशन में दो। जब वहां बात पहुंचेगी तब बात करेंगे। अभी फिलहाल आप ये याद रखिए कि अगर हमें 50 डेटा सेट 50 कॉलम्स दिए हैं पर हमें उसमें से 2 ही उठाने या 3 ही उठाने, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये अंदर एक लिस्ट तो बना रहे। सोचो, एक लिस्ट कैसे बनती थी, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ना। तो अंदर एक लिस्ट बनाई और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में रख दिया, तो वो सारे कॉलम उठा लेगा एक एक करके। वही यहां पे हो रहा है। अब मैं एक छोटा सा रूल बता रहा हूं कि ये जो वैल्यू काउंट मेथड है ये सीधे सीधे काम करता है कि उस पर्टिकुलर कॉलम में रिपीटेटिव वैल्यूज हैं, तो वो रिपीटेटिव वैल्यूज को काउंट करके बताता है। पर ये सीरीज पे ही काम करेगा, वर्क्स ऑन सीरीज नॉट डेटा फ्रेम। अब इसने हमें क्या आंसर दिया कि नॉर्थ रीजन के 8 आर्टिसंस हैं, वेस्ट के हैं 7, ईस्ट के हैं 7, साउथ के हैं 6 और अननोन है। तो विकास तुमसे क्वेश्चन है, ये एक तरह की एनालिसिस ही तो है। आपने एक चीज एनालाइज की ना यस कि सर। किस रीजन में से सबसे ज्यादा आर्टिसंस ने रजिस्टर किया है। ये तो हमारा एक डमी डेटा है। जो हमारा एक्चुअल डेटा होगा उसमें तो सैकड़ों आर्टिसंस होंगे। तो हम भी जानना चाहेंगे ना एज अ कंपनी की कौन से रीजन से हमारे पास ज्यादा आर्टिसंस हैं। उन रीजन्स के लिए हमारी पॉलिसीज, हमारी स्ट्रेटजीज अलग होंगी। जिन रीजन में हमारे आर्टिसंस कम हैं उनके लिए हमारी पॉलिसीज, हमारा बजट, हमारी स्ट्रेटजी सब कुछ अलग होगी, राइट। तो ये है। नाउ जब हम लोग ये वैल्यू काउंट्स अप्लाई करते हैं तो अभी हमें इसका एक टेक्स्ट वर्जन या टैबुलर वर्जन दिखाई दिया एनालिसिस का। तो आप इतना कोड लिखिए और इसके आगे डॉट प्लॉट लिखिए, ठीक है।
डॉट प्लॉट। अब देखिए यहां पे हमें दिख रहा है कि ये जो टेबल हम जिसे प्लॉट करने जा रहे हैं उसमें एक कैटेगोरिकल डेटा है और एक न्यूमेरिकल डेटा है। तो मैंने आप लोग को शुरुआत से बताया कि अगर हमारे पास एक कैटेगोरिकल और एक न्यूमेरिकल डेटा होता है तो उसके लिए हमारे पास बार चार्ट और पाई चार्ट दोनों हम बना सकते हैं, और भी बना सकते हैं, मगर जैसे ऐसे प्रिफरेबल जो होता है वो ये दोनों होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं प्लॉट काइंड इज इक्वल टू बार, ओके, तो ये अपने आप ही इस डेटा का बार चार्ट बना देगा। तो ये जो इमेज है अब तुम इस इमेज को अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो, राइट। इसको कॉपी कर लो, या ये जो हम एक्चुअली नोटबुक में काम कर रहे हैं अब हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं ना इसको पूरा। नॉर्थ रीजन हैज मोस्ट नंबर ऑफ आर्टिसंस एंड टू आर फ्रॉम अननोन लोकेशंस, ऐसा कुछ आप दोगे, ठीक है, जो भी, तो वो मैं आगे उसको भी एक्सप्लेन करना सिखाऊंगा अच्छी तरह से। तो इस तरह से आप ग्राफ दे सकते हो। और ये जो हमारा ग्राफ होता है इसमें अगर हम यहाँ पे लिख दे टाइटल इक्वल टू, तो यहाँ पे जो कुछ भी हम लिख रहे हैं वो प्लॉट मेथड के अंदर ही उनके पैरामीटर्स की वैल्यू दे रहे हैं और वो यहाँ पे आ जाएगा आर्टिसंस पर रीजन, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं कलर, कलर्स इज इक्वल टू, ट्राई करता हूँ मैं, और कलर्स में एक मैं ऐसे रेड ग्रीन ब्लू येलो ऑरेंज 5 कलर लिख देता हूँ, तो इनको पांचों को 5 कलर आ जाएंगे। क्या कह रहा है, कलर्स नहीं आ रहा है, ठीक है, उसका जो पैरामीटर है वो कलर है, कलर्स नहीं है। तो ये 3 पैरामीटर्स दिए अभी हमने, काइंड, टाइटल, कलर। कलर में मैंने एक लिस्ट बनाई और उस लिस्ट में इसी ऑर्डर में कलर असाइन कर दी। इस तरीके से आप एक ग्राफ बना सकते हैं। जैसे हमने ऊपर हमने बताया था कि सीबॉर्न एज एसएनएस करते हैं, ठीक है। तो एसएनएस जो होता है उसमें एक बार प्लॉट होता है। तो जैसे हम यहाँ पे सीबॉर्न बार प्लॉट लिख देते हैं, ठीक है। तो एसएनएस डॉट काउंट प्लॉट, और उसमें एक्स में रीजन हो जाएगा और डेटा में जो हमारा डेटा फ्रेम है। एक ये तरीका है बार प्लॉट बनाने का सीबॉर्न से। तो काउंट प्लॉट, जैसे यहाँ पे हमने पूरा वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स लिखा फिर प्लॉट किया, ठीक है। तो ये सीबॉर्न ने उसी का एक शॉर्ट वर्जन दिया काउंट प्लॉट, जिसमें कहेगा कि एक्स पे क्या रखना है, यानी यहाँ पे क्या रखना है, तो हम कहेंगे रीजन, तो वो उसकी वैल्यूज को अपने आप समझ लेगा और काउंट करेगा कि हर एक वैल्यू कितनी कितनी बार आई है पूरे डेटा सेट में। तो ये भी एक तरीके का प्लॉट है, ये सीबॉर्न का प्लॉट है, ठीक है। एक और होता है बार प्लॉट। यहाँ पे हमें लिखना होता है कि एक्स पे क्या रहेगा, वाई पे क्या रहेगा, ठीक है। तो जैसे एक्स पे हमने लिख दिया रीजन, वाई पे लिख दिया क्या रहेगा, आर्टिसन आईडी। तो ये आगे के कुछ एग्जाम्पल में सीखेंगे बार प्लॉट का, पर ये इजियर तरीका इस केस में जैसा हमने किया वो ये है काउंट प्लॉट, और ये आप लोगों को बहुत यूज करना है, तो इसको आप याद रखिए, ठीक है। इसके अंदर डेटा होता है, ये हमारा डेटा सेट का डेटा फ्रेम क्या है, एक्स क्या होगा, वाई क्या होगा, क्यू मतलब कलर है, ठीक है। यहाँ पे भी कलर का एक ऑप्शन है, विथ है, डॉज है। तो जो यहाँ पे आपको ये सब पैरामीटर्स दिख रहे हैं, आर्गुमेंट्स दिख रहे हैं,
इन सबको आप जो है ट्राई करिए। और जैसे इसमें ह्यू लिखते हैं, ह्यू इक्वल टू रीजन वाइज कर दिया तो अलग अलग रीजन को अलग अलग कलर दे देगा। ह्यू माने कलर अपने आप। तो ये कितना शॉर्ट तरीका है। तो एसएनएस कौन सी लाइब्रेरी है? एसएनएस है सीबॉर्न लाइब्रेरी। सीबॉर्न लाइब्रेरी में भी बहुत सारे प्लॉट्स हैं जो हम लोग एक एक करके सीखेंगे। और ये जो हमने किया तरीका, ये तरीका सिंपल है कि पहले हमने सेलेक्ट किया रीजन को, फिर उसमें वैल्यू काउंट की, फिर उसमें प्लॉट कर दिया। अभी यही हम अगर उठा लें इसी को और यहाँ पे बस लिख दें बार की जगह पाई, तो उसी का पाई चार्ट बन जाएगा। ठीक है, हम यही चीज उठा ले और यहाँ पे लिख दे ऑटो पीसीटी इक्वल टू परसेंटेज 2 फ्लोट 2f, मतलब 2 डेसिमल। ऑटो पीसीटी मतलब परसेंटेज बताना है। तो ये ऑटो पीसीटी परसेंटेज 2f, अगर हम लिख देते 1f, देखो 2f लिखा तो 2 डेसिमल प्लेसेस, 1f लिखा तो 1 डेसिमल प्लेस, 4f लिखेंगे 4 डेसिमल प्लेस। तो जितने डेसिमल प्लेसेस तक आपको परसेंटेज की वैल्यू चाहिए, क्योंकि एक पाई क्या होता है? एक पाई पूरे 100% को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये 100% जो होता है वो पूरे में, तो अब जैसे वो कह रहे हैं कि नॉर्थ का जो पूरा कंट्रीब्यूशन है वो 26.67% है, फिर वेस्ट है 23.33 और ईस्ट भी उतना ही है, फिर आता है साउथ, फिर आता है अननोन। ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में होता है। तो ये आज आप लोगों को सारे प्रैक्टिस करने, जितने भी हम लोगों ने यहाँ पे ग्राफ्स पढ़े, हमने बहुत सिंपल पढ़े, प्लॉट काइंड पाई, प्लॉट काइंड बार, और इनके ये जितने पैरामीटर हैं, टाइटल, कलर, ऑटो पीसीटी, ये सारे पढ़े। आप इसके बेसिस पे आप ऑल फाइल्स भी है यहाँ पे, जैसे जिस तरह से हमने आर्टिसन के डेटा में किया, वैसे ही हम कस्टमर को लोड कर सकते हैं। कस्टमर में सेम इसी तरीके से हमारे पास जेंडर और लोकेशन है, तो आप इन सवालों का जवाब दे सकते हैं कि जेंडर वाइज और लोकेशन वाइज कितने कितने कस्टमर्स हैं। समझ रहे हो विकास? यस सर। तो इस फाइल को ऐसे ही रीड सीएसवी करोगे कस्टमर। ठीक है, यहाँ पे भी आप अननोन भर दोगे, लोकेशन। यस सर। ठीक है, एज में मान लो नहीं है तो एज में हम एज का एवरेज भर देंगे, जो हमने सिखाया था। एज का एक मीन निकाल लो, एवरेज, वो भर जाएगा। ठीक है, ट्राई करिए। कल हम लोग फिर इसको आगे डिस्कस करेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग छोटे छोटे ग्राफ्स, छोटे छोटे चार्ट्स पढ़ते रहेंगे, ऐसे छोटे छोटे टेबल्स, और फिर एडवांस चीजों पे आगे बढ़ेंगे। जैसे तुम पूछ रहे हो कि पावर बीआई में कैसे ले जाएंगे, तो इसको लिख दो .2_CSV और नाम लिख दो आर्टिसन क्लीन, और इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स। तो जब इसको एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ फोल्डर व्यू में देखो आ गई फाइल। इस फाइल को यहाँ से डाउनलोड कर लो और अपने पावर बीआई में लोड कर लो। हमने पहले जो क्लीनिंग लगानी थी लगा दी और बस 2 CSV किया और वहां कर लिया। और ये क्लीनिंग तो तुम
पावर बीआई में अगर पावर बीआई में डायरेक्ट कर रहे हो तो पावर क्वेरी एडिटर के थ्रू भी मैंने बताया है कि मिसिंग वैल्यूज को कैसे हैंडल किया जाए वहां पे।